क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टेस्ट नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखो आप। कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है, न कि अनिवार्य। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इस प्रश्न को देखो आप। देखो, कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है, न कि अनिवार्य। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। इसका अर्थ ये है कि कारणता का खंडन करने के लिए ह्यूम ने जो तर्क दिया, उस तर्क की ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, बल्कि मुझे उसकी आलोचना करनी है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब आलोचनात्मक नजरिए से मुझे उसका परीक्षण करना है। आप फर्स्ट पैरे में क्या होगा? फर्स्ट पैरे में कारणता का अर्थ बताओगे। इसी पैरे में क्या करना है? सीधे बता देना है ह्यूम अनुभववादी होने के कारण कारणता की अनिवार्यता का खंडन किया। कारणता की बस ये फर्स्ट पैरा। कारणता का अर्थ बताओगे कि प्रत्येक कार्य का कारण होता है, और सीधे आओगे कि ह्यूम जो है अनुभववादी होने के कारण कारणता की अनिवार्यता का खंडन किया। हम सेकंड पैरे में आएंगे और बताएंगे कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। क्यों? क्योंकि संवेदनों का निरंतर प्रवाह होता है और उनमें हम कार्य कारण संबंध स्थापित कर लेते हैं। संवेदनों का निरंतर प्रवाह होता है और एक के बाद दूसरी संवेदना आने से के बाद दूसरी संवेदना आने से उनमें कार्य कारण संबंध। देखो आप, कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। क्यों है? क्योंकि संवेदनों का निरंतर प्रवाह होता है और एक के बाद दूसरी संवेदना आने से उनमें कार्य कारण संबंध जो है स्थापित कर लिया जाता है। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, जब बार बार इसकी
पुनरावृत्ति होती है, जब बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है तो हम मान लेते हैं कि प्यास बुझने का कारण पानी का पीना है। यह हमारा सेकंड पैरा में एग्जाम्पल जरूर बताना है, क्योंकि उदाहरणों के आधार पर आप अपनी बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हार्डली 50 शब्दों में कह देना है। कोशिश ये करना है कि 50 से 60 शब्द में ये पूरी बातें प्रूफ हो जाए। हमेशा इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। हमेशा ध्यान दो, जब थर्ड पैरे की बात करेंगे तो आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। और यह पैरा मेरा सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा। तो सबसे पहले बात क्या करोगे, आलोचनात्मक परीक्षण में आप सबसे पहले ह्यूम के विचार की आलोचना करोगे। हाँ, ह्यूम के विचार की जब आलोचना होगी तो कांट क्या कहता है, कांट के अनुसार कारणता बुद्धि का एक विकल्प है। हमेशा ध्यान दो, अतः अनिवार्य है। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं क्रम के अनुसार होती हैं। और जो घटनाएं क्रम के अनुसार होती हैं उनमें एक संबंध होता है, वो नियत होती हैं हमेशा। तो जो वास्तविक क्रम होता है वो निर्धारित होता है, और जो निर्धारित होगा वो कारणानुसार होगा। वास्तविक क्रम निर्धारित होता है और निर्धारण तभी संभव है जब कारणता अनिवार्य हो। ये ह्यूम के विचार की आलोचना हो रही है, ह्यूम के कारणता विचार की आलोचना। जो ह्यूम ने कहा कि कारणता एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। ए, कांट के अनुसार कारणता बुद्धि का एक विकल्प है, अतः अनिवार्य है। नंबर बी, वास्तविक जो क्रम है वो निर्धारित होता है, और निर्धारण तभी संभव है जब कारणता अनिवार्य हो। हम नंबर सी की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो, नंबर सी की बात करेंगे। ज्ञान के लिए, हमेशा ज्ञान के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें एक संबंध होना चाहिए, और संबंध तभी होगा जब कारणता के अनुसार घटित हो। ज्ञान के लिए वस्तुओं में एक संबंध होना चाहिए। यह तभी संभव है जब कारणता का संबंध हो। हम नंबर डी की बात करें। पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष बाद के प्रत्यक्ष को जन्म देता है, तो सारे प्रत्यक्ष में एक रिलेशन होता है। हमेशा पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष के बाद परवर्ती प्रत्यक्ष आता है, उनमें एक रिलेशन होता है।
और रिलेशन तभी होगा जब कारणता अनिवार्य हो। पूर्ववर्ती प्रत्यक्ष के बाद परवर्ती प्रत्यक्ष आता है, जो इस बात को इंगित करता है कि कारणता अनिवार्य सत्य है। हम ई की बात करें, ये सारी बातें कांट ने कही है। कांट ने कहा यदि कारणता को न माना जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य में संबंध नहीं रह जाएगा। कारणता को न माना जाए तो अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में संबंध नहीं रह जाएगा। ध्यान देने इस बात को, यदि कारणता को न माना जाए तो अतीत, वर्तमान एक भविष्य में संबंध नहीं रह जाएगा। चूंकि इन तीनों में एक संबंध है, अतीत के बाद वर्तमान और वर्तमान के बाद भविष्य आता है, अतः कारणता क्या है? सत्य है। यह बात कांट ने कहा। साइंस क्या मानता है कि कारणता को न माना जाए तो पूरी की पूरी जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो गलत हो जाएगी। ये सारी बातें हम एफ की बात करें। अब देखो, आप साइंस क्या मानता है? साइंस के अनुसार यदि कारणता को न माना जाए तो पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स गलत हो जाएगी। ये थर्ड पैरा। फोर्थ पैरे में हम सीधे बात करेंगे कि चूंकि ह्यूम अनुभववादी है, ह्यूम अनुभववादी है, अनुभव के अनुसार जिसकी संवेदना प्राप्त होती है उसकी सत्ता मानी जा सकती है। कारणता की संवेदना प्राप्त नहीं होती, इसे कारणता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे चौथे पैरे में। फोर्थ पैरे में यह बताना है, चूंकि ह्यूम अनुभववादी है और अनुभववाद के अनुसार जिसकी संवेदना प्राप्त होती है उसकी सत्ता है। कारणता की संवेदना प्राप्त नहीं होती, अतः कारणता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। देखो, अब ह्यूम अनुभववादी है और अनुभववाद के अनुसार जिसकी संवेदना प्राप्त होती है उसकी सत्ता है। कारणता की संवेदना प्राप्त नहीं होती है, अतः कारणता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से ह्यूम ने यह कहा, अब देखो, ह्यूम ने यह कहा कि मैं यह नहीं कहता कि कोई कार्य अकारण होता है, मैं केवल यह कहता हूं कि कारणता की सिद्धि न तो अनुभव से हो सकती है
और न तो बुद्धि से हो सकती है। ये चौथे पैरे में आएंगे। अंत में हम लोग पांचवें पैरे में आएंगे। हमेशा ध्यान दो, हम पांचवें पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में यह कहेंगे, ह्यूम ने सैद्धांतिक दृष्टि से कारणता का खंडन किया, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसे किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा। आंसर क्लोज। देखो आप ध्यान देने इस बात को। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी था। अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 का डी क्या है? ह्यूम ज्ञान की संभावना से इनकार करता है। चर्चा करें। क्या ह्यूम ज्ञान की संभावना से इनकार करता है? यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि क्या ह्यूम ज्ञान की संभावना से इनकार करता है, अर्थात क्या ह्यूम ज्ञान को नहीं मानता? यही प्रश्न है। आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में आप ज्ञान का अर्थ एवं विशेषता बताओगे। आप ज्ञान की बात करोगे और ज्ञान के अर्थ की बात करोगे। और जब ज्ञान के अर्थ की जब बात करोगे तो एक बात ध्यान देने इस बात को, सामान्य क्या है? प्रमाणों पर आधारित विश्वासी ज्ञान है। यह ज्ञान का अर्थ है। लेकिन लॉक ने क्या माना? लॉक ने कहा प्रत्ययों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान है। शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म को जान लेना ही ज्ञान है। अब सोचो आप, फिर ये बताओगे समांतक ज्ञान को सार्वभौम और अनिवार्य सत्य माना जाता है। ज्ञान को सार्वभौम, वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य सत्य माना जाता है हमेशा। यह हमारा फर्स्ट पैरे में सामान्य परिभाषा है। प्रमाणों पर आधारित विश्वासी ज्ञान है। लॉक ने क्या कहा कि प्रत्ययों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान है। शंकराचार्य ने यह कहा ब्रह्म को जान लेना ही ज्ञान है। इसकी विशेषता की बात करेंगे। समांतक ज्ञान को सार्वभौम, वस्तुनिष्ठ एवं अनिवार्य सत्य माना जाता है। यह फर्स्ट पैरा। अब एक प्रश्न उठा, क्या ह्यूम ने
ज्ञान की संभावना से इनकार किया है। सेकेंड पैरा, चूंकि ह्यूम अनुभववादी है, अनुभव से केवल संवेदना की प्राप्ति होती है। यह संवेदना कहां से आती है, कहां से आती है, इसे नहीं जाना जा सकता है। ये ह्यूम ने यह कहा, चूंकि ह्यूम अनुभववादी है, अनुभव से केवल संवेदना की प्राप्ति होती है। यह संवेदना कहां से आती है, इसे नहीं जाना जा सकता, केवल विश्वास कर लिया जाता है। विश्वास आता अनुभव से प्राप्त ज्ञान संदिग्ध होता है। हमेशा ध्यान इस बात को, अनुभव से प्राप्त ज्ञान संदिग्ध होता है। यह बात ह्यूम ने कहा है कि अनुभव से केवल संवेदना की प्राप्ति होती है। यह संवेदना कहां से आती है मैं नहीं जानता। लॉक कहता है यह संवेदना जड़ द्रव्य से आती है। बर्कले ने यह कहा यह संवेदना ईश्वर से आती है। पर ह्यूम ने यह कहा कि मैं नहीं जानता यह संवेदना कहां से आती है, मैं तो केवल विश्वास कर लेता हूं। और विश्वास सदैव सत्य नहीं होता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम सीधे पैरा चेंज करेंगे और यह बताएंगे ह्यूम ने क्या कहा। आगमन से प्राप्त निष्कर्ष को भी अनिवार्य सत्य नहीं माना है, क्योंकि विशेषों से अनिवार्य निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम सीधे कहेंगे अनुभव केवल वर्तमान का होता है और वर्तमान के अनुभव के आधार पर हमेशा अनुभव केवल वर्तमान का होता है और वर्तमान के अनुभव के आधार पर भविष्य के भविष्य के बारे में अनिवार्य सत्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे आग जलाती है, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, जैसे आग जलाती है, वर्तमान में आग जला रही है, पर वर्तमान के अनुभव के आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है, यह कैसे कहा जा सकता है कि भविष्य में भी आग जलाएगी। ये सारी बातें हमारे सेकेंड पैरे में आएंगे। हम तुरंत पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करने के बाद हम यह कहेंगे, इसलिए यह कहा जाता है कि
ह्यूम ज्ञान की संभावना से इनकार करता है, क्योंकि ह्यूम संशयवादी है। हमेशा ध्यान दो, इसलिए यह कहा जाता है कि ह्यूम ज्ञान की संभावना से इनकार करता है, क्योंकि जो ह्यूम है वह संशयवादी है। ये बातें, ये सब कुछ सेकेंड पैरे में आएगा। अब हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। थर्ड पैरे की बात, परंतु ह्यूम ने गणित में अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य को माना है, किंतु गणित अमूर्त प्रत्ययों का खेल है। हमेशा ज्यों ही गणित का संबंध वस्तु जगत से होता है, उसकी अनिवार्यता खंडित हो जाती है। मैं ध्यान दें इस बात को। परंतु ह्यूम ने गणित में अनिवार्य एवं सार्वभौम सत्य को माना है, किंतु गणित अमूर्त प्रत्ययों का खेल है। जो ही गणित का संबंध वस्तु जगत से होता है, उसकी अनिवार्यता खंडित हो जाती है। जैसे 2 + 2 = 4, यह गणित का नियम है, अनिवार्य सत्य है। लेकिन यह कहा जाए 2 बूंद + 2 बूंद = क्या होगा? 1 बूंद। इसकी अनिवार्यता क्या हो गई? खंडित हो गई। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम चौथे पैरे में आएंगे, ये बताएंगे इस प्रकार ज्ञान की परिभाषा के दृष्टि से देखा जाए तो ह्यूम ने क्या किया? ह्यूम ने वस्तु जगत में ज्ञान को नहीं माना, परंतु अमूर्त प्रत्ययों के संबंध में ज्ञान को माना है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब हम आएंगे चौथे पैरे में, और चौथे पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। इस प्रकार ह्यूम वस्तु जगत के क्षेत्र एवं अनुभवात के क्षेत्र में ज्ञान से इनकार करता है। ज्ञान के संभावना से इनकार करता है, किंतु गणित में ज्ञान को स्वीकार करता है। यह हमारा निष्कर्ष चलेगा। आंसर क्लोज। हमेशा ध्यान इस बात को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूम के कारणता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। सेम क्वेश्चन रिपीट है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम लोग कारणता के मनोवैज्ञानिक विश्वास है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें, लगभग वैसा ही आंसर चलेगा। लेकिन कुछ 5वां का भी अच्छा प्रश्न है। देखो आप, कांट के
देश काल के सिद्धांत की व्याख्या करें। यह सिद्धांत कांड को यह सिद्धांत कांड को यह व्याख्या करने में कैसे समर्थ बनाता है कि गणितीय प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषणात्मक और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। एवं और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। देखो आप इस प्रश्न को देखो आप, कांड के देश काल के सिद्धांत की व्याख्या करें। कांड के देश काल के सिद्धांत की व्याख्या करें। यह सिद्धांत कांड को यह व्याख्या करने में कैसे समर्थ बनाता है कि गणितीय प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषणात्मक और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। यही प्रश्न है। इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, कांड के देश काल के सिद्धांत की व्याख्या करें। सेकेंड पार्ट, यह सिद्धांत कांड को यह व्याख्या करने में कैसे समर्थ बनाता है कि गणितीय प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषणात्मक और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। एक बात ध्यान देने इस बात को, मैं फिगर के माध्यम से इसे समझाता हूं। मैं सबसे पहले हम बात करेंगे देश काल, उसके बाद हम अगले बारे में बात करेंगे कि कांड को कैसे सक्षम बनाता है कि गणितीय प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषणात्मक और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। मैं एक फिगर बनाता हूं। मैं देखो आप, सबसे पहले आपको बात करनी है देश काल की। कांड कहता क्या है? यह एक बुद्धि है। यह संवेदना आ रही है। संवेदना, यह आपका देश है, यह काल है। यह संवेदना इस बुद्धि के सांचे में जाती है और सीधे ज्ञान में कन्वर्ट होती है। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह देश काल है, यह संवेदना देश काल के द्वार से गुजरती है, बुद्धि के सांचे में जाती है और ज्ञान में कन्वर्ट होती है। अब सोचो, यह जो देश काल है प्रत्यक्ष अनुभूत के ये द्वार है। कांड कहता है प्रत्यक्ष अनुभूत के द्वार है। इसका मतलब ये है कि देश काल के कारण ही मुझे अनुभव होता है, क्योंकि जिन जिन संवेदनाओं का मुझे अनुभव होता है वो देश काल में उत्पन्न होती हैं। इसलिए कांट ने कहा यह जो देश काल है यह प्रत्यक्ष अनुभूत का द्वार है। कांट ने यह कहा। लेकिन देश काल के संबंध में अन्य विचारकों के अलग अलग मत हैं। न्यूटन ने यह कहा देश काल वस्तु सत है,
पर कांट ने कहा वस्तु सत्य मानने पर इनकी स्वतंत्र सत्ता माननी होगी, जबकि देश काल की सार्थकता वस्तुओं के संदर्भ में है। अब ध्यान देने इस बात को, यह तो प्रत्यक्ष अनुभूत के द्वार है। यह कहा जाता है कि जो देश काल है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, न्यूटन ने क्या कहा कि देश काल अनंत एवं अविभाज्य है, तथा वस्तु सत्य है। लाइबनिज ने क्या कहा? लाइबनिज ने कहा क्या कि यहां वहां के आधार पर हम देश काल की बात करते हैं। अब सोचो आप, ह्यूम ने क्या कहा? देश काल काल्पनिक है। यह देश काल के बारे में लाइबनिज का मत है, न्यूटन का मत है और ह्यूम का मत है। लेकिन कांट क्या कहता है? हमेशा कांट कहता है अनंत और विभाज्य है, किंतु इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है हमेशा, बल्कि वस्तुओं के संदर्भ में ही इनकी सार्थकता है। कांट ने क्या कहा? देश काल अनंत एवं अविभाज्य है तथा वस्तुओं के संदर्भ में ही इनकी सार्थकता है। हम इतनी बातें करेंगे, अब ध्यान सुनो इस बात को। यह कांट कहता है यह जो देश काल है, इसके दो व्याख्या, तात्विक व्याख्या और अतीन्द्रिय व्याख्या। तात्विक व्याख्या से क्या प्रूफ करना चाहता है? देश काल प्रागनुभविक है। अतीन्द्रिय व्याख्या से क्या प्रूफ करना चाहता है? देश काल का संबंध या गणित का संबंध देश काल से है। देश काल से हमेशा ध्यान दो इस बात को। इतनी बातें कि देश काल ह्यूम ने क्या माना, न्यूटन ने क्या माना और लाइबनिज ने क्या माना, कांट ने क्या कहा। इस देश काल की यदि बात करेंगे हमेशा, तो न्यूटन क्या कहता है? रिक्त देश एवं रिक्त काल संभव है। परंतु कांट ने क्या कहा? रिक्त देश और रिक्त काल संभव नहीं है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। इस देश काल की यदि बात करेंगे तो इसके आयाम की बात करेंगे। देश का आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। काल का आयाम क्या है? पूर्वापर, पहले और बाद में। आइंस्टीन ने क्या कहा कि देश के 4 आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और काल। इसको समझो जरा। यह बुद्धि है, संवेदना बुद्धि में आती है,
पर यह संवेदना देश काल के द्वार से गुजर करके ज्ञान में कन्वर्ट होती है। बस मैं इस प्रश्न की व्याख्या करना चाहता हूं। हमेशा ये जो देश काल है प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वार है, ये मानसिक चश्मे हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये जो देश काल है, न्यूटन ने कहा कि देश काल अनंत अविभाज्य है तथा वस्तु सत्य है। लाइब्निज ने कहा यहां वहां के आधार पर हम देश काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ह्यूम ने कहा देश काल काल्पनिक है। कांट ने तीनों का खंडन किया और कांट ने यह कहा कि यदि देश काल को वस्तु सत्य माना जाए तो देश काल की स्वतंत्र सत्ता माननी पड़ेगी, जबकि देश काल की सार्थकता वस्तुओं के संदर्भ में है। हमेशा लाइब्निज का खंडन करते हुए कांट ने यह कहा कि पहले देश काल आता है, उसके बाद वस्तुएं आती हैं। और ह्यूम के विचारों का खंडन करते हुए कांट ने यह कहा कि यदि देश काल को काल्पनिक मान लिया जाए तो जगत की सारी वस्तुएं काल्पनिक हो जाएंगी। इसे कांट ने कहा कि देश काल अनंत अविभाज्य है और वस्तुओं के संदर्भ में ही इनकी सार्थकता है। इस देश काल की व्याख्या दो दृष्टिकोण से। तात्विक व्याख्या, जब कांट यह प्रूफ करना चाहता है कि देश काल प्रागनुभविक है, और अतीन्द्रिय व्याख्या में कांट यह प्रूफ करना चाहता है कि गणित का संबंध देश और काल से है। जैसे गणित में आरेख, हम कोई फिगर बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो बेशक हम स्पेस में बनाते हैं। जो डायनेमिक्स है उसका संबंध काल से है। हमेशा जानते इस बात को। लेकिन प्रश्न ये उठा, क्या रिक्त देश और रिक्त काल संभव है? न्यूटन ने कहा रिक्त देश और रिक्त काल संभव है कि स्पेस और टाइम से सारी वस्तु निकाल दी जाए तो पूरा का पूरा स्पेस और टाइम रिक्त हो जाएगा। जैसे ये कमरा है, कमरे से सारी वस्तु निकाल दी जाए तो कमरा रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पर कांट कहता है नहीं। कांट कहता है कि यदि स्पेस और टाइम से सब कुछ निकालोगे तो रखोगे कहां? उसको कहीं न कहीं रखना होगा, किसी न किसी स्पेस और टाइम में रखोगे आप। इससे कांट यह कहता है कि देश काल की सार्थकता वस्तुओं के संदर्भ में ही है। हमेशा ये जो देश है, आयाम देश का आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, काल का आयाम पूर्वापर, पहले और बाद में। हमेशा पर देश काल वास्तविक है कि काल्पनिक? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से वास्तविक है और परमार्थ के दृष्टिकोण से क्या है? काल्पनिक है। तो ये जो देश काल है वास्तविक है या काल्पनिक है? तो कांट ने कहा व्यवहारिक दृष्टि से वास्तविक है, क्योंकि उसकी, हमेशा ध्यान दो, वस्तुओं की संवेदना प्राप्त होती है। पर परमार्थ के दृष्टिकोण से, परमार्थ की दृष्टि से काल्पनिक है, क्योंकि ईश्वर या तत्व मीमांसी सत्ता की संवेदना नहीं मिलती। यह हमारा फर्स्ट पैरे में फिगर बनाओ और इसकी बातें कर दो आप। हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, जब हम सेकेंड पैरे में आएंगे तो देखो आप, सेकेंड पैरे जब आएंगे तो यह सिद्धांत कांट को यह व्याख्या करने में कैसे समर्थ बनाता है कि गणितीय प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषी और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। ध्यान देने इस बात को। सेकेंड पैरे में कांट ने क्या कहा? गणित की प्रतिज्ञप्तियां संश्लेषी एवं प्रागनुभविक गणित की प्रतिज्ञप्तियों के संश्लेषी और प्रागनुभविक होने का कारण देश काल है। जैसे ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, जैसे ये कहा जाए गणित की प्रतिज्ञप्ति संश्लेषी प्रागनुभविक होने के कारण देश काल है। जैसे ध्यान सुनने इस बात को, 6 + 6 = 12, ये उद्देश्य है, ये विधेय है।
संश्लेषी कथन किसे कहते हैं? विधेय उद्देश्य से बाहर हो, हमेशा, अर्थात विधेय उद्देश्य में निहित न हो। विधेय यदि उद्देश्य में निहित होता तो इस 12 की प्राप्ति केवल 6 + 6 से होनी चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। ये 12 की प्राप्ति 4 + 8 से भी हो रही है, 6 × 2 से भी हो रही है, 14 - 2 से भी हो रही है। इसका मतलब ये 12 इसमें निहित नहीं है, इसकी प्राप्ति इन सब से हो रही है, तो इसका मतलब ये इससे बाहर हो गया, तो विधेय उद्देश्य से बाहर हो गया। यदि विधेय उद्देश्य से बाहर होगा तो संश्लेषी कथन, और चूंकि अनुभव निरपेक्ष है अतः प्रागनुभविक कथन। पर कांट कैसे प्रूफ करता है? कांट कहता है हम 6 रेखाएं खींचेंगे, हम 6 रेखाएं खींचेंगे, हमेशा एक स्पेस में खींचते हैं, एक टाइम में खींचते हैं। टोटल कितनी है? 12 रेखाएं हमने खींचा। फिर ये जो 12 है हम इन रेखाओं को खींचेंगे, और इन रेखाओं को हम जब इन पर आरोपित करेंगे तो 12 की प्राप्ति होगी। कांट क्या कहता है? ये बात 6 टोटल 12, हमेशा ध्यान दो। फिर उन्हें 12 रेखाएं खींच दी, इन रेखाओं को इन पर आरोपित करोगे तो 12 की प्राप्ति हो जाएगी। उसी तरह 4 + 8 रेखा खींचो आप, और इन पर क्या करो? इन 12 रेखाओं को आरोपित करो। यही कांट कहता है। इसे देखा जाए कि स्पेस और टाइम कांट को सक्षम बना देता है, कांट को सक्षम बना देता है। फिर हम ये बातें करने के बाद ये बताएंगे कि रेखा गणित का संबंध देश से है, क्योंकि एक स्पेस में हम आरेख बनाते हैं, लेकिन गति विज्ञान का संबंध काल से है। एक बात हमेशा जान दो, ये सारी बातें करने के बाद हम 3rd पैरे में आएंगे, और 3rd पैरे में हम निष्कर्ष की बात कर देंगे। निष्कर्ष, और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे। कांट ने गणित और भौतिक विज्ञान दोनों की प्रतिज्ञप्तियों को प्रागनुभविक और संश्लेषी माना, किंतु बुद्धि विकल्पों के कारण भौतिक विज्ञान की प्रतिज्ञप्ति प्रागनुभविक और संश्लेषी होते हैं, और गणित की प्रतिज्ञप्तियां देश काल के कारण प्रागनुभविक और संश्लेषी होते हैं। आंसर हमारा क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, टेस्ट नंबर 2 का अगला क्वेश्चन सी देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखो आप। तत्व मीमांसा के संदर्भ में तत्व मीमांसा कांट के विचार को स्पष्ट करें। क्या कांट ने तत्वमीमांसिक ज्ञान का दावा किया? तत्व मीमांसी ज्ञान का दावा किया? यह प्रश्न देखो अब, थोड़ा सा यह प्रश्न क्रिटिकल है। तत्व मीमांसा के संदर्भ में कांट के विचार को स्पष्ट करें। यह बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तत्व मीमांसा के संदर्भ में कांट के विचार को स्पष्ट करें। तो कांट कहता क्या है? वो तत्व मीमांसा की बात कर रहा है। वो कांट का विचार क्या है हमेशा? तो कांट ये कहता है, कांट ये कहता है कि तत्व मीमांसा एक प्रकार का अतीन्द्रिय भ्रम है, और यह प्रज्ञा के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि जो प्रज्ञा है, हमेशा प्रज्ञा है, कुछ विचारों पर क्या होता है?
बुद्धि विकल्पों का अवैध प्रयोग करती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये कांट ने कहा। अब देखो कैसे, ध्यान देने इस बात को। हम फर्स्ट पैरे में तत्व मीमांसा के संदर्भ में कांट का विचार बताएंगे। हम कैसे बात करेंगे, हम सीधे ही कहेंगे कांट ने क्या माना, तत्व मीमांसा को अतीन्द्रिय भ्रम माना है। अतीन्द्रिय भ्रम तर्काभास कहता वो। ध्यान देने इस बात को, इस भ्रम उत्पन्न होने के कारण प्रज्ञा है। इस भ्रम का कारण प्रज्ञा है, यह कांट कहता है। इसको ध्यान से समझो इस बात को। कांट, इसको देखो आप, कांट कहता क्या है कि कुछ विचारों पर प्रज्ञा बुद्धि का अवैध प्रयोग करती है, जिससे तत्व मीमांसा की धारणा बन जाती है। हमेशा कुछ विचारों पर प्रज्ञा द्वारा बुद्धि का अवैध प्रयोग किया जाता है, जिससे तत्व मीमांसा की धारणा बन जाती है। हमेशा कांट ने यह कहा, तत्व मीमांसा को कांट ने एक अतीन्द्रिय भ्रम माना है। इस भ्रम का कारण प्रज्ञा है। प्रज्ञा, रीजन। कुछ विचारों पर प्रज्ञा द्वारा बुद्धि का अवैध प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, कांट कहता है कि बुद्धि संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट करती है, किंतु तत्व मीमांसा की तो संवेदना प्राप्त होती ही नहीं। तो तत्व मीमांसा का ज्ञान तो होना ही नहीं चाहिए, फिर क्यों होता है? आखिर जब उसकी संवेदना प्राप्त होती ही नहीं तो हम तत्व मीमांसा की धारणा क्यों बना लेते हैं? कांट ने इसका कारण प्रज्ञा माना है। और कांट ने कहा कि प्रज्ञा क्या करती है, कुछ विचारों पर बुद्धि का अवैध प्रयोग करती है, जिससे तत्व मीमांसा की धारणा बन जाती है। और जब तत्व मीमांसा की धारणा बनती है तो इसके तीन रूप हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो तत्व मीमांसा की धारणा है, मीमांसा की जो धारणा बनती है, इसके तीन रूप हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज प्रज्ञात्मक सृष्टि विज्ञान। हमेशा ध्यान दो इस बात को। चूंकि आपको हर बात 100 शब्दों में कहनी है, इतना न तो टाइम है न तो शब्द है आपके पास। इसके बारे में कांट ने क्या कहा, देखो। भौतिक वस्तु की संवेदना के आधार पर हम जगत की धारणा बना लेते हैं। भौतिक वस्तुओं की संवेदना के आधार पर जगत की धारणा बना लेना, इसे कहते हैं प्रज्ञात्मक सृष्टि विज्ञान कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान,
इसमें क्या हुआ, आत्मा की चेतन क्रियाओं के आधार पर के आधार पर आत्मा की धारणा बना लेना। अगली चीज, प्रज्ञात्मक ईश्वर विज्ञान। इसमें क्या हुआ, समस्त भौतिक वस्तुओं के आधार एवं चेतन क्रियाओं के आधार के रूप में ईश्वर की धारणा। इसे ध्यान से समझो इस बात को। मैंने क्या कहा, कांट ये कहता है कि तत्व मीमांसा अथवा आत्मा ईश्वर जगत की संवेदना प्राप्त नहीं होती है। जिसकी संवेदना प्राप्त होगी उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में दावा किया जा सकता है, पर यह ऐसा कुछ होता ही नहीं। वस्तुतः जो तत्व मीमांसा है वह अतीन्द्रिय भ्रम है। यह भ्रम उत्पन्न होता प्रज्ञा के कारण, क्योंकि प्रज्ञा करती क्या है कि कुछ विचारों पर वह बुद्धि का अवैध प्रयोग करती है, अवैध प्रयोग, जिससे तत्व मीमांसा की धारणा बन जाती है। यह जो तत्वमीमांसा की धारणा है, तीन है, प्रज्ञात्मक सृष्टि विज्ञान, प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान और प्रज्ञात्मक ईश्वर विज्ञान। यह कहता क्या है कि भौतिक वस्तु की संवेदना, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये पोडियम है, मुझे इसकी संवेदना प्राप्त होती है, इसकी संवेदना प्राप्त होती है। और ये भौतिक वस्तु की संवेदना के आधार पर हम जगत की धारणा बना लेते हैं। मुझे जगत की संवेदना प्राप्त नहीं होती, जैसे मुझे परिवार की संवेदना प्राप्त नहीं होती, मुझे परिवार के सदस्यों की संवेदना प्राप्त होती है और मुझे घर की संवेदना प्राप्त होती है। सोचो आप, परिवार फैमिली एक रिलेशन है, मुझे उस रिलेशन की संवेदना प्राप्त नहीं होती है, मुझे परिवार के सदस्यों की संवेदना प्राप्त होती है और मुझे घर की संवेदना प्राप्त होती है। और परिवार के सदस्यों की संवेदना और घर की संवेदना के आधार पर हम परिवार की धारणा बना लेते हैं। उसी तरह जगत की वस्तुओं की संवेदना प्राप्त होती है और उस संवेदना के आधार पर हम जगत की धारणा बना लेते हैं। दूसरी बात, प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान में जितनी भी चेतन क्रियाएं हैं, इसका कोई ना कोई आधार होगा। पूरी बात, उस आधार के रूप में हम क्या करते हैं, आत्मा की धारणा बना लेते हैं। जैसे डेकार्ट कहता है कि चेतना आत्मा का गुण है और चेतना नामक गुण के आधार पर हम आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। हमेशा बर्कली ने अनुभवकर्ता के रूप में आत्मा को मान लिया, पर अगला प्रश्न, क्या आत्मा का वास्तव में अनुभव होता है? क्या उसकी संवेदना प्राप्त होती है? कांट कहता नहीं। कांट कहता है कि चेतन क्रियाएं होती हैं और उन चेतन क्रियाओं के आधार पर हम आत्मा की धारणा बना लेते हैं। देखो, तीसरी चीज, प्रज्ञात्मक ईश्वर विज्ञान की बात करें। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो चेतन क्रियाएं हैं, इनका कोई ना कोई तो आधार चाहिए और उस आधार के रूप में हम ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं कि समस्त जगत की वस्तुएं, इसका कोई न कोई निर्माता अवश्य होगा और निर्माता के रूप में हम ईश्वर की बात कर लेते हैं। ये मतलब जगत की धारणा, आत्मा की धारणा, ईश्वर की धारणा, ये है तत्व मीमांसा की धारणा। अब सोचो जरा, कांट इसके बारे में ये कहता है। फिर अगला पार्ट देखो, ये क्या कांट ने तत्वमीमांसिक ज्ञान का दावा किया? ये केवल धारणाएं हैं। हमेशा ध्यान इस बात को,
तत्व मीमांसा के संदर्भ में। इसलिए कांट ने क्या कहा, ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जितने भी तर्क दिए जाते हैं, कांट ने उन सब का खंडन कर दिया। अब देखो, ये बातें बताने के बाद हम सेकेंड पैरे में जाएंगे। अच्छा, सीधे आंसर को हिट करना है। हम सेकेंड पैरे में जाएंगे और ये कहेंगे, कांट ने तत्वमीमांसिक ज्ञान का दावा नहीं किया। ध्यान दो, कांट ने तत्वमीमांसिक ज्ञान का दावा नहीं किया, क्योंकि तत्वमीमांसा जगत, आत्मा, ईश्वर की संवेदना प्राप्त नहीं होती है। हम केवल तत्वमीमांसा की धारणा बना लेते हैं। धारणा, हमेशा ध्यान दो, कांट ने तत्वमीमांसिक ज्ञान का दावा नहीं किया, क्योंकि तत्वमीमांसा जगत, आत्मा, ईश्वर की संवेदना प्राप्त नहीं होती है। कांट ने कहा हम केवल तत्वमीमांसा की धारणा बना लेते हैं, जिसे कांट ने अतीन्द्रिय भ्रम माना है। हम सीधे कहेंगे, परंतु कांट ने तत्वमीमांसा पर विश्वास किया है और यह कहा कि ईश्वर आस्था का विषय है। कांट ने आत्मा एवं ईश्वर को आस्था का विषय माना है। आत्मा एवं ईश्वर को आस्था का विषय माना है, ध्यान देना। तथा नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में, नैतिकता की पूरी मान्यता के रूप में आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता स्वीकार की। यह हमारा सेकेंड पैरे में इतनी बातें आ जाएंगी। ये सारी बातें करने के बाद अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। थर्ड पैरा, और थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें कहनी है, वस्तुतः कांट ने तत्वमीमांसा को आस्था का विषय माना, हमेशा ध्यान दो इस बात को, और उसे नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार भी कर लिया। यहां कांट अपने ज्ञान मीमांसा के साथ न्याय करने की कोशिश की है। इतनी बातें मुझे कहनी है इस प्रश्न में। आंसर क्लोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्या है? कांट के आत्मविचार को स्पष्ट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कांट के आत्मविचार को स्पष्ट करें। एक सेकंड रुक जाओ आप।
देखो आप कांट की आत्म विचार को स्पष्ट करें। यह भी प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ना तो आलोचना लिखनी है और ना तो इसका मूल्यांकन करना है। कांट की बात करो और अन्य दार्शनिकों से क्या करो, तुलना कर दो। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को हिंट कर रहा हूं। कांट ने क्या कहा कि यह बुद्धि है। यह संवेदना आ रही है, ये संवेदना आ रही है, इसको जो शक्ति है विशुद्ध आत्म तत्व से आती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। बुद्धि क्या करती है, इन संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट करती है। शक्ति कहां से आ रही है, विशुद्ध आत्म तत्व से आ रही है। ये बुद्धि इन संवेदनों को ज्ञान में कन्वर्ट करती है। केवल आत्मा की बात करनी है। अब कांट क्या कहता है, ये जो विशुद्ध आत्म तत्व है ये व्यवहारिक जीवात्मा नहीं है। पहली बात, ये कोई जीवात्मा नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो उसने क्या कहा, या व्यवहारिक जीवात्मा नहीं है, इसका ज्ञान बुद्धि से नहीं होता है। तीसरी चीज देखा जाए, जगत की एक रूपता विशुद्ध आत्म तत्व की एक रूपता है। एक रूपता विशुद्ध आत्म तत्व की एक रूपता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात देखो आप। केवल विशुद्ध आत्मकांड के आत्म विचार की बात करनी है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कांट ने क्या कहा, कांट ने यह कहा कि यह बुद्धि है। हमेशा ध्यान दो, यह बुद्धि है। यह बुद्धि संवेदनों को, यह संवेदना है, ज्ञान में कन्वर्ट करती है। इस बुद्धि को शक्ति विशुद्ध आत्म तत्व से मिलती है। सबकी बुद्धि अलग अलग है, फिर भी ज्ञान में एक रूपता है। उस ज्ञान में एक रूपता का कारण विशुद्ध आत्म तत्व है, क्योंकि यह विशुद्ध आत्म तत्व ही इस बुद्धि को रेगुलेट करती है। अब देखो आप, इस जगत एवं ज्ञान की जो एक रूपता है, विशुद्ध आत्म तत्व की एक रूपता है, इसका ज्ञान बुद्धि से नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुद्धि को शक्ति तो इस विशुद्ध आत्म तत्व से मिलती है। यह कोई व्यवहारिक जीवात्मा नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवात्मा स्व संवेदन का विषय है, जबकि विशुद्ध आत्मा स्व संवेदन का विषय नहीं है। इसका ज्ञान बुद्धि से नहीं होता। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक तरह से देखा जाए, कांट ने विशुद्ध आत्म तत्व की बात करके, विशुद्ध आत्म तत्व की बात करके आम मात्रवाद के दोष से अपने आप को बचा लिया। हमेशा ध्यान दो इस बात को। विशुद्ध आत्म तत्व, फिर एक बातें, वस्तुतः आत्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसकी संवेदना प्राप्त होती ही नहीं। आत्मा के बारे में जो कुछ है वह अतीन्द्रिय भ्रम है। ये बातें करने के बाद कांट ने क्या कहा, ध्यान देने इस बात को। कांट ने यह कहा, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आत्मा की संवेदना प्राप्त नहीं होती है। आत्मा के बारे में जो विचार है हमेशा
चेतन क्रियाओं के आधार के रूप में आत्मा को मान लिया जाता है। के रूप में जिसे कांट ने अतीन्द्रिय भ्रम कहा है। इसे ही तर्काभास पैरालॉगिज्म भास तर्काभास कहा गया है। इसके अनेक रूप विशुद्ध आत्म तत्व की बात आप फिगर बनाओगे, थोड़ी सी उसकी व्याख्या कर दोगे, आप फिर पैरा चेंज करोगे, ये बात करोगे आत्मा का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि आत्मा की संवेदना प्राप्त नहीं होती है। चेतन क्रियाओं के आधार के रूप में आत्मा को मान लिया जाता है, जिसे कांट ने अतीन्द्रिय भ्रम कहा है। इसे तर्काभास कहा गया है। इसके अनेक रूप हैं। जब अनेक रूपों की बात करोगे तो पहली चीज ध्यान दें इस बात को, द्रव्यत्व का तर्काभास, अवयवहीनता का तर्काभास, व्यक्तित्व का तर्काभास और नंबर 4 काल्पनिकता का तर्काभास। देखो आप बेसिक आत्मा के बारे में जो भी विचार है उसे पैरालॉगिज्म कहता है, वो एक तर्काभास कहता है। इसके अनेक रूप हैं। फर्स्ट द्रव्यत्व का तर्काभास, सेकेंड अवयवहीनता का तर्काभास, थर्ड व्यक्तित्व का तर्काभास और नंबर 4 काल्पनिकता का तर्काभास। इसमें क्या है? द्रव्यत्व का तर्काभास की बात करें, इसमें है क्या? हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज कि आत्मा को द्रव्य और द्रव्यत्व को मान लिया जाता है, जबकि कांट ने कहा आत्मा की संवेदना तो मिलती ही नहीं। अवयवहीनता का तर्काभास एक पैरालॉगिज्म है। ये क्या है? आत्मा को अवयवहीन मानकर के नित्य माना जाता है। व्यक्तित्व का तर्काभास वैयक्तिक अनन्यता की बात की जाती है और वैयक्तिक अनन्यता का आधार आत्मा को माना जाता है। कांट इससे सहमत नहीं। और काल्पनिकता का तर्काभास की बात करें, ये 4 तरह के तर्काभास की बात कांट ने की है। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये सारी बातें बताने के बाद आप पैरा चेंज करोगे, पैरा चेंज करोगे और सीधे कहोगे, आगे जब जाओगे तो आप ये कहोगे हमेशा, परंतु कांट ने आत्मा में विश्वास किया है और नैतिकता की पूरी मान्यता के रूप में आत्मा को स्वीकार किया। आत्मा में विश्वास किया है और नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में आत्मा को उसने स्वीकार किया है। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये कांट की बात है। तुरंत यह तुलना कर दोगे। तुलना जब करोगे तो डेकार्ट, लॉक, बर्कले एवं भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा की वास्तविकता को माना है। ध्यान दो, कांट कहता है पैरालॉगिज्म है, तर्काभास है, पर डिकार्ट ने चेतन क्रियाओं के आधार पर, लॉक ने भी चेतन क्रियाओं के आधार पर, अब बर्कले ने संवेदनों के प्रत्यों के अनुभवकर्ता के रूप में। भारतीय दार्शनिक की बात करी, जैन
सांख्य, न्याय वैशेषिक और वेदांत दर्शन में आत्मा की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि मोक्ष वास्तविक है। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। ये सारी बातें करने के बाद हम सीधे अगले पैरे में जाएंगे। अगले पैरे में हम सीधे ये कहेंगे, वस्तुतः कांट ने जगत की एक मिनट, कांट ने जगत एवं ज्ञान की एक रूपता के लिए विशुद्ध आत्म तत्व को माना, वहीं स्पिनोजा ने समानांतरवाद को माना तथा लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य को माना है। हमेशा कांट ने जगत और ज्ञान की एक रूपता के लिए विशुद्ध आत्म तत्व को माना, वहीं स्पिनोजा ने समानांतरवाद को माना तथा लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात की। रीजन क्या है? हमेशा स्पिनोजा कहता है कि मनुष्य शरीर ईश्वर के गुण है, दोनों में ईश्वर के समान अभिव्यक्ति होती है, दोनों समानांतर प्रभावित होते हैं। हमेशा दोनों में एक रूपता है, इस एक रूपता का जो कारण है वो समानांतरवाद है, पर लाइबनिज ने यह कहा पूर्व स्थापित सामंजस्य है। तो जगत और ज्ञान की एक रूपता के लिए कांट ने विशुद्ध आत्म तत्व को माना, तो स्पिनोजा ने समानांतरवाद और लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात की। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में केवल एक लाइन की बात करेंगे। वस्तुतः कांट अपने ज्ञान मीमांसा के साथ न्याय भी किया और आत्मा पर विश्वास करके तत्व मीमांसा को बचाने की कोशिश भी की। हमारा आंसर क्लोज। यह हमारा सेकंड टेस्ट डिस्कशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 3 को, टेस्ट 3। उसके बाद हम लोग आएंगे सीधे इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी में मेरी कोशिश होगी कि 50 क्वेश्चन में डिस्कस करूं। ठीक है? ओके, थैंक यू।